तो हेलो एवरीवन, आज जो हमारा बॉयलर इंस्पेक्टर का जो कोर्स चल रहा है उसका ओरिएंटेशन क्लास है, पहला क्लास है। आज के क्लास में ही हम लोग पूरा रणनीति बना लेंगे इस पूरे कोर्स का कि किस तरह से हम लोग को ये कोर्स कवर करना है, कैसे ये सिलेबस हम लोगों को कवर करना है। सिलेबस पे तो आएंगे, उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या रणनीति हम लोग बनाएंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें और भी इंपॉर्टेंट जो है डिस्कस कर लें कि इसका वैकेंसी का डिटेल्स क्या है बेसिकली। जैसे वैकेंसी में टोटल मिला करके सीट्स जो दिए गए हैं 5 साल है। न्यूनतम जो उम्र सीमा रखी गई है वो रखी गई है 21 ईयर्स, और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर बात करें, और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो है 35 साल। साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन सब चीज़ों पे भी आज चर्चा करेंगे थोड़ा सा। और फिर फाइनली जो हमारा मेजर सेगमेंट है कि ये कोर्स में हम लोग कैसे इसका पूरा का पूरा प्रिपरेशन करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी हमारा होना चाहिए, बॉयलर्स के अंदर क्या क्या चीज़ों का जानकारी हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो ओरिएंटेशन हमारा पहला क्लास है। उस पहले क्लास में थोड़ा सा इसका जो नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर जो मेन मेन मुख्य मुख्य बिंदु हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं, उसको समझ लें। जैसे पहला एक चीज है कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो यहां दिया गया है वो सीट दिया गया है 5 सीटें। और एक बात आप स्पष्ट रूप से समझ लें कि बॉयलर इंस्पेक्टर के लिए इससे ज्यादा वैकेंसी किसी भी राज्य में नहीं आती। ये झारखंड में पहली बार आ रही है, लेकिन ये जो वैकेंसी है काफी ज्यादा मात्रा में माना जाएगा बॉयलर इंस्पेक्टर के पावरफुल पोस्ट के लिहाज से। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगे 5, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 सीट्स, ईडब्ल्यूएस के लिए कुछ भी नहीं है, एससी के लिए भी कुछ नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं, और BC1 के लिए 1 सीट रिजर्व्ड। तो कुल मिलाकर 5 सीट, क्योंकि जितने बच्चे इसमें परीक्षा देने के लिए आते हैं उनका संख्या ही बहुत कम होता है। पहली बात यह कि हमारे पास भी अब तक सिर्फ 8-10 ही एडमिशन हुए हैं इस वाले बैच में, इससे ज्यादा इसमें संभावना भी नहीं। ज्यादा से ज्यादा 20 बच्चे आएंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं आते हैं। बॉयलर इंस्पेक्टर इसका एग्जाम देने के लिए ही बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि 2 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस का जरूरत है। तो फ्रेशर्स को तो बिल्कुल भी यहां पर कोई जगह नहीं मिलता है। तो दूसरी तरफ और देखें कि इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आपको चाहिए कि इसके अंदर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग, जिसमें मैकेनिकल है, पावर प्लांट है। अब मैकेनिकल में ही 8वें सेमेस्टर में पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पढ़ाई होता है, और कुछ लोग सिर्फ पावर प्लांट में भी जा सकते हैं। तो उसके अंदर आपको बैचलर डिग्री चाहिए, या फिर मेटलर्जी होना चाहिए, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इनसे जुड़ा ही हुआ कोई ना कोई पेपर आपका होना चाहिए। बेसिकली मैकेनिकल से जुड़ा कोई ना कोई पेपर आपका होना चाहिए। तो मैकेनिकल, पावर प्लांट, मेटलर्जी और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। तो आप जाहिर सा बात है कि एक जो राज्य होगा या पूरा देश होगा उसके अंदर इस ब्रांचेस वाले का संख्या कम होता है। और क्योंकि सिर्फ एक पर्टिकुलर ब्रांच से ही बुलाया गया है, मैकेनिकल से ही जुड़े हुए जितने ब्रांचेस है उससे ही यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा, उसको ही सिर्फ आमंत्रित किया गया है। तो जाहिर सा बात है इसमें जो उम्मीदवार होंगे उनका संख्या कम होता है। तो एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है ये एग्जाम क्रैक करने का। और पोस्ट का पावर, वो तो जो लोग काम करते हैं वो खुद जानते हैं कि बॉयलर इंस्पेक्टर का क्या पावर होता है पोस्ट पे। तो साथ में बाकी सारे उसी के डिटेल्स दिए हुए हैं। और भी कुछ चीजें अगर देखा जाए तो शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ इसके अंदर वर्किंग एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा चाहिए, मतलब कार्य अनुभव भी होना चाहिए। तो मिनिमम 2 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। इसमें आप प्राइवेट कंपनी से आए या पब्लिक सेक्टर कंपनी से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2 साल का कार्य अनुभव आपको होना चाहिए। वहां पर सिर्फ इतना ही लिखा है कि जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंतर्गत वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कंपनीज एक्ट 2013 नहीं, 1956 के अंतर्गत कंपनी जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए। किसी संस्था, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या अथवा सरकारी विभाग के वाष्पित क्षेत्र से संबंधित शाखा, मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट के किसी न किसी बॉयलर से जुड़ा हुआ आपका कोई पोस्ट होना चाहिए, या फिर कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उससे भी होना चाहिए। और साथ में कि किसी भी तरह का PSU है, अगर आप उसमें भी 2 साल का जॉब का एक्सपीरियंस रखते हैं तभी इसको भरिए, अन्यथा इस आपके लिए या फिर मान लीजिए फ्रेशर्स के लिए कोई इस तरह का स्कोप नहीं बनता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा जो कार्य अनुभव जो मांगा गया है फॉर्म भरने के लिए वो। साथ में इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो एग्जाम पैटर्न बड़ा जबरदस्त है कि इसके अंदर आप देखेंगे कि जनरल हिंदी इंग्लिश, जिसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, बेसिकली 30% मार्क्स आपको लाना होता है, उसमें 100 नंबर का ही एग्जाम है। जनरल हिंदी इंग्लिश के लिए कोई खास विशेष तैयारी का जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 में 30 नंबर ही आपको लाना होता है, जो कि बड़ा ईजी काम होता है। मतलब 15 नंबर इंग्लिश में, 15 नंबर हिंदी में। एक नॉर्मल सा इससे भी लिख देंगे, थोड़ा वाक्य भी शुद्ध कर देंगे, तो भी आपको इतना नंबर आ जाएगा। तो उसके लिए कोई विशेष चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वो मार्क्स मेरिट लिस्ट में ऐड भी नहीं होगा। तो कोई टॉप करने का भी आवश्यकता उसके अंदर नहीं। जो चीजें डिसाइडिंग फैक्टर बनता है इस एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल है, तो इंजीनियरिंग पेपर 1, इंजीनियरिंग पेपर 2, ये दोनों जो पेपर्स हैं ये इस एग्जाम के लिए डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि इंटरव्यू भी सिर्फ 50 नंबर का है।
तो अगर आपको ये 400 नंबर का जो एग्जाम होने वाला है, इसके अंदर अगर अच्छा मार्क्स आता है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरव्यू उस लेवल का है ही नहीं, सिर्फ 50 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर होगा इंजीनियरिंग पेपर 1 पेपर 2, इसके बारे में लास्ट में आते हैं कि क्या इसमें हम लोग कैसे स्ट्रेटजी बना के कवर कर सकते हैं, क्या क्या चीजें होंगी। 3-3 घंटे का एग्जाम होगा और ये एग्जाम जो है रिटन फॉर्मेट में होगा। ये भी एक खासियत है जेपीएससी का, क्योंकि बाकी राज्यों का जो एग्जाम है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस उसमें है, बॉयलर इंस्पेक्टर और फैक्ट्री इंस्पेक्टर दोनों के एग्जाम्स में। लेकिन जेपीएससी के अंदर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम लिया जाएगा, माने रिटन आपका एग्जाम होगा। तो फिर से ये क्योंकि मुश्किल हो गया तो अब मौका बनेगा। जो भी चीजें मुश्किल होती हैं उसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी साथ में आता है ना। क्योंकि अब ये ज्यादातर लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसके लिए एक सधा हुआ तैयारी चाहिए होगा, स्ट्रैटेजी वाला तैयारी चाहिए होगा और एक प्रॉपर कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा, तभी जाकर के एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। आते हैं जो अंतिम चीज है इसमें कि जो साक्षात्कार होगा आपका ये 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का। तो 50 नंबर के साक्षात्कार के लिए कोई वैसा घबराने का आवश्यकता नहीं है। ये साक्षात्कार बेसिकली एक दूसरे को जानने समझने से जुड़ा ही होगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें उतना नहीं पूछी जाएंगी, वो ऑलरेडी पेपर 1 पेपर 2 में टेस्ट हो चुका होगा। तो ये ज्यादातर जो है ये थोड़ा पर्सनालिटी से जुड़ा हुआ चीज है कि आपका आखिरकार पर्सनालिटी कैसा है। चलिए अब आते हैं लास्ट में कि हमारा जो सिलेबस है उसको हम लोग कैसे कवर करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे इसके पीछे का और वो चीजें। तो सबसे पहले बॉयलर इंस्पेक्टर का सिलेबस जो है वो 2 पेपर में विभाजित है। अगर वो 2 पेपर के बारे में हम लोग जाने तो इसके अंदर पेपर 1 जो है ये 200 नंबर का है पेपर 1, और पेपर 2 जो है ये पेपर 2 भी इसके अंदर 200 नंबर का है, और जिसका परीक्षा आपको 3-3 घंटे में देना होगा। तो मैंने आज के क्लास में इसका थोड़ा सा मैंने ब्रेकअप बनाया है, 3 आवर्स का एग्जाम होगा, यहां भी 3 आवर्स का एग्जाम होगा। तो आज का जो मैंने ब्रेकअप बनाया है कि इस पेपर 1 जैसे 2 पेपर है, दोनों पेपर्स के अंदर में क्या क्या सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। तो सिलेबस में तो बहुत ब्रॉड रूप में दिया गया है, एक सिर्फ लाइन लिख दिया गया है। हम सिलेबस को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि पॉइंट नंबर 1 क्या है, पॉइंट नंबर 2 क्या है, इसके लिए क्या रणनीति होगा, इसके लिए क्या हमारा स्ट्रैटेजी होगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले पेपर 1 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। पेपर 1 के अंदर जो टॉपिक्स दिए गए हैं वो टॉपिक्स थोड़ा सा ऑपरेशन से जुड़ा हुआ टॉपिक्स ज्यादा दिया गया है। ठीक है, जैसे ये पहला टॉपिक जो है ये बॉयलर ऑपरेशन से जुड़ा हुआ ही टॉपिक है, जिसके अंदर आपको कैलकुलेशन ऑफ लोड, एरिया, वॉल्यूम, क्वांटिटीज एंड वेट, इनको कैलकुलेट करने के लिए कई तरह का डिजाइन डेटा, जो हमारा डिजाइन डेटा हैंडबुक होता है, कई तरह के जो एसएमए के कोड्स हैं, जो बॉयलर के लिए कोड्स इस्तेमाल होते हैं, उन सब के हेल्प से हम लोग कुछ फैक्टर जो लोड के लिए निकालते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे आपको कवर करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या है ना, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का ज्यादा जरूरत है, क्योंकि सिलेबस कुछ ऐसा लिखा है जिसको फ्रेशर्स बच्चे, जो लोग अभी तक पावर प्लांट या इन सब जगहों पे काम करने का अनुभव नहीं है, वो इस पेपर को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ ये फायदा किन के लिए, फायदा उनके लिए है जो लोग कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में है, क्योंकि बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐसी हैं जो कंस्ट्रक्शन में जो लोग होते हैं वो ज्यादा देखते हैं, है ना, एडवांटेज उनके पास ज्यादा है। जो लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस में हैं वो क्या है कि इसको मेंटेन करने में, इसको ज्यादातर बॉयलर को ऑपरेट करने में लगे रहते हैं। तो उनके पास उस लेवल का साइट पर जा करके जीरो से कैसे कैसे चीजें लगाई गई, फाइनली जब मैकेनिकल का काम खत्म हुआ, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले आए तो कहाँ कहाँ टैपिंग में उन्होंने थर्मोवेल डाला, कहाँ कहाँ उन्होंने गेज लगाया, कौन सा गेज लगाया। तो इसमें क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन जो लोग करते हैं उनको बेहतर आइडिया लग जाता है, अगर थोड़ा इंटरेस्ट लेके करें तो। अदरवाइज कंस्ट्रक्शन का काम में कुछ सीखने का काम नहीं होता है, वो वहां पे फोरमैन काम करेगा, सुपरवाइजर काम करेगा, इंजीनियर्स के लिए उस तरह का स्कोप उसमें नहीं बनता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा सीखने का इच्छुक रखते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में ऑपरेशन से कहीं ज्यादा चीजें वो सीख सकते हैं, वो सीखने के अपने इच्छा के ऊपर है। तो इस एग्जाम में उन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा, उन स्टूडेंट्स को ज्यादा फायदा होगा जो लोग साइट पे रहते हुए थोड़ा सा सीखने के प्रक्रिया में ज्यादा रहे हैं कि पंप का अलाइनमेंट हो रहा है बीएफपी का, तो अलाइनमेंट को थोड़ा जाकर के देख लिए। टरबाइन भले उनके पैकेज में नहीं हो, क्योंकि अक्सर लोग बॉयलर पैकेज में होते हैं, बॉयलर ईएसपी के पैकेज में, तो कोशिश करते हैं कि अगर टरबाइन फ्लोर पे भी कुछ ना कुछ काम मिलेगा आपको, 40 मीटर पे काम मिलेगा, पीआरडीएस के फ्लोर पे काम मिलेगा, ये सब पे काम कुछ ना कुछ आता रहेगा आपको। तो वहां जा करके थोड़ा सा जो इंटरेस्ट लेकर के देखते हैं कि टरबाइन का अलाइनमेंट कैसे कर रहा है, क्या चीजें वो पर्जिंग कर रहा है अंदर में, उससे उनको ज्यादा फायदा होता है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम एक सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जहां भी एग्जाम पहली बार होता है ना, वहां पर ये एग्जाम थोड़ा सा बड़ा इजी तरीके से लिया जाता है, बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंदर बहुत ज्यादा इनडेप्थ क्वेश्चन आने का चांसेस अभी कम है इस वाले में। यही 3-4 बार जब हो जाएगा उसके बाद थोड़ा सा हो सकता है कि एडवांस लेवल के क्वेश्चंस डालेंगे, लेकिन अभी का जो एग्जाम होगा उसमें बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चंस आएगा, जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी।
तो जो लोड कैलकुलेशन या फिर जो एरिया वॉल्यूम क्वांटिटी ये सब से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, उसके अंदर जो छोटे माइक्रो टॉपिक्स जो हैं, जैसे बेसिक्स ऑफ फोर्स, फोर्स क्या होता है, लोड क्या होता है, फोर्स और लोड में क्या अंतर है, ये सारी चीजें बेसिक्स है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस एनालिसिस कैसे करते हैं, वो सारी चीजें। प्रेशर, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, वेरिएबल लोड, ये सब तरह के जो चीजें हैं जो आप बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड वाले चैप्टर में पढ़ते होंगे इंजीनियरिंग में, उसका ये एडवांस वर्जन है। यहां पर जो लोड, यहां कंप्लीटली डिजाइन डाटा हैंडबुक के हेल्प से ही ये सारी चीजें कैलकुलेट होता है। तो ज्यादातर जो आप इंजीनियरिंग में मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स 2 होता था, जो मैंने 7th सेमेस्टर में या 6th सेमेस्टर में दिया जाता था, उस समय वो जो पेपर आता था उससे जुड़ा हुआ है। उसी के अंदर सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर लोड कैलकुलेशन या फिर बॉयलर के अंदर जो लोड कैलकुलेशन होता था वो वाले उसमें था। जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पार्ट 1 था वो आपको तो सेकेंड ईयर में ही था, इसलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा चीजें नहीं होती थी। उसके अंदर सिविल स्ट्रक्चर के अंदर जो स्ट्रेस होता था, जो ट्रस का सिस्टम होता था, वो सब के ऊपर ज्यादा क्वेश्चंस आते थे, ज्यादा थ्योरीज उसके ऊपर था। लेकिन 6th सेमेस्टर वाला जो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड था उसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल थी, वहीं पे डिजाइन डेटा हैंडबुक का जरूरत पड़ता था। तो उसके अंदर जो सिलिंड्रिकल वेसल्स हैं या स्फेरिकल पार्ट्स हैं, इनके अंदर जो लोड कैलकुलेशन, किस तरह से वो लोड आता है, उन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल क्वांटिटी एंड वेट। अब जैसे बॉयलर बन रहा है कहीं पे, जैसे मान लीजिए बॉयलर का स्कीमेटिक डायग्राम, अब इसके अंदर जो पार्ट्स आप यूज करेंगे, तो मान लीजिए चाइना का स्टील आ रहा है, तो चाइना का स्टील थोड़ा सा हल्का होगा, इंडिया का स्टील आ रहा है, BHEL का स्टील है, तो वो थोड़ा सा डेंसिटी हाई होता है, उनका वजन भी ज्यादा होता है। साथ ही साथ अमेरिकन स्टील कहीं पे यूज किया है, जापानीज स्टील यूज किया, उनका भी वजन ज्यादा होता है, इंडियन वालों से भी ज्यादा होता है। तो किस तरह से हमें मटेरियल का क्वांटिटी का अंदाजा लगाना होगा, कैसा हमारा डिजाइन होना चाहिए, क्या क्या चीजें उसके अंदर, वजन कितना हो, कितने टन का हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, जो बॉयलर को होल्ड करने के लिए जो स्ट्रक्चर बनता है वो कितने टनेज का स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो सारी चीजों का चर्चा आपके टॉपिक नंबर 1 में दिया हुआ है। और साथ में हर जगह हम लोग ये प्रयास करेंगे कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसे झारखंड के अंदर अगर देखें तो गोड्डा में जो अडानी का प्लांट है, तो उसका कैसा संरचना है, किस तरह का उसके अंदर बॉयलर यूज किया गया है, ड्रमलेस है या ड्रम वाला बॉयलर है, तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स और उसका डेटा लेकर के उसके अंदर क्या क्या चीजें लगाई गई हैं, एनालिसिस करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अपने कोर्स में मैं आपको बहुत तरह का, जो आपका ओडिशा के अंदर जो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का प्लांट है झारसुगुड़ा में, उसका रियल वर्ल्ड, क्योंकि इन सब जगहों पे मैं पर्सनली गया हूं, मैंने काम किया है, तो ये सब चीजें का डेटा जो है मेरे पास अच्छी तरह से अभी भी सेव करके रखा हुआ है मेरे लैपटॉप में, और उसका एनालिसिस कर करके मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। क्योंकि इन एग्जाम्स में जितना ज्यादा आप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देंगे, उतना ही ज्यादा स्कोर आने का संभावना बढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको वहां का एग्जांपल्स, या फिर आपका छत्तीसगढ़ रायगढ़ में जहां पे जिंदल का प्लांट है उसका एग्जाम्पल, जो गवर्नमेंट के लिए जो प्लांट्स हैं, जैसे NTPC का आपका कांटी थर्मल जो प्लांट है आपका NTPC का, उसका एग्जाम्पल्स, इन सब जगहों पे पर्सनली मैंने काम किया है और देखा है कि कैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जो रियल लाइफ पिक्चर्स हैं, उस प्लांट के अंदर जो कंपोनेंट होगा वो पिक्चर्स मैं आपको मंगवा करके यहाँ पर, जैसा जैसा हमारा कोर्स चलता जाएगा कि प्रेशर पार्ट का डायग्राम चाहिए, तो प्रेशर पार्ट का जो रियल अभी जो चल रहा होगा कंस्ट्रक्शन के समय, उसका पिक्चर्स में मंगवा के आपको दिखाऊंगा कि प्रेशर पार्ट में ये चीजें आ रही है। जो हेडर्स हो रहे हैं, तो हेडर के अंदर अलाइनमेंट ऐसे चल रहा है, जहां पर मान लीजिए लाइट अप के स्टेज पे है बॉयलर, या फिर मान लीजिए कोल फायरिंग के स्टेज पे है, तो उनका रियल लाइफ मैंने जो मैं आपको पिक्चर्स ला करके कि ये चीजें होती हैं, जितना हम लोगों से संभव हो पाएगा वो करके हम लोग इसका प्रिपरेशन करेंगे। मतलब ऐसा प्रिपरेशन करेंगे कि कोर्स करने के बाद आपका एग्जाम निकलना तय हो जाएगा, है ना। चलिए फिर जो इसके सेकंड भाग में आते हैं, पेपर 1 के सेकंड भाग जो दिया हुआ है सिलेबस में, वो दिया है टाइप्स ऑफ बॉयलर एंड वर्किंग प्रेशर। कि बॉयलर होता है, कितने टाइप का बॉयलर होता है, क्या वो फायर ट्यूब बॉयलर है, क्या वो वाटर ट्यूब बॉयलर है, मतलब ये तो ट्यूब के आधार पे कि उसके अंदर आप क्या चीजें ले रहे हैं। तो कहीं कहीं पे कोल फायर्ड बॉयलर्स है, गैस फायर्ड बॉयलर्स है, ऑयल फायर्ड बॉयलर्स हैं, कितने टाइप का बॉयलर है। अगर ड्रम के बेसिस पे देखा जाए तो कहीं पे ड्रमलेस वंस थ्रू टाइप के बॉयलर्स होते हैं, जो अक्सर सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स में यूज किया जाता है, और 600 से ऊपर का 600 मेगावाट, 660 मेगावाट, 800 मेगावाट, इन सब बॉयलर्स में ड्रमलेस हम लोग यूज करते हैं। छोटे बॉयलर्स में, मतलब 550 के नीचे वाले जितने बॉयलर्स होते हैं, उसमें अक्सर बॉयलर ड्रम देखने को आपको मिलता है। तो दोनों का अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज है, वो चीजें हम लोग देखेंगे। क्या उसके अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है नेचुरल हो रहा है, या फैन लगा करके फोर्स सर्कुलेशन आप करा रहे हैं। वर्किंग प्रेशर क्या है, फॉर्मूला क्या है, सेफ्टी लिमिट्स क्या है, कैलकुलेशंस इनका क्या है, ये वाले सेकंड पार्ट में है। कि बॉयलर जब ऑपरेट हो रहा है तो फाइनली उसके अंदर प्रेशर बिल्ट होता है, और ये जो प्रेशर होता है तो क्या है सेफ लिमिट उस प्रेशर का, उसके लिए मान लीजिए कि उस सेफ लिमिट में रखने के लिए क्या मैकेनिज्म यहाँ लगाया गया है, किस तरह से सेफ्टी वाल्व लगाया गया है,
किस तरह से प्रेशर के गेजेस लगाए गए, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले का ये काम होता है बेसिकली, क्या क्या चीजें लगाई गई है वो सब कुछ समझना हमें यहाँ पड़ेगा, है ना। तो टाइप्स ऑफ बॉयलर्स और जो वर्किंग प्रेशर है और उससे जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो आपको सेकंड वाले में देखना है। ये भी करने में लगभग 1 हफ्ते का समय चला जाएगा, क्योंकि हर बॉयलर को यहाँ कवर करना पड़ेगा हम लोगों को, है ना। और साथ में देखते हैं जो तीसरा पॉइंट आपको दिया है, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि कोई भी इंजीनियरिंग का स्ट्रक्चर हो उसके अंदर स्ट्रेस आना लाजमी है, क्योंकि वो स्ट्रेस झेलने के लिए बनाया जाता है ना। तो जो भी इसके अंदर का स्ट्रेस आ रहा है और स्ट्रेस के वजह से क्या परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है, स्ट्रेन जिसको कहते हैं, तो ये सब सारी चीजें हमें देखना है। जैसे बॉयलर जब स्टार्ट ही होता है, जब उसमें लाइट अप करते हैं, जब उसके फर्नेस में जब पहली बार आग जलना शुरू होता है, उसी समय से बॉयलर एक्सपैंड करता है। तो बॉयलर का एक्सपेंशन क्या है, कितना स्ट्रेस जनरेट हुआ बॉयलर में, बॉयलर के प्रेशर पार्ट में, प्रेशर पार्ट पूरा हैंग होकर रहता है ना, तो उसके अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, कितना एक्सपेंशन हो रहा है, वो सारी चीजें भी देखना हमारा काम होता है। तो स्ट्रेस कैलकुलेट करना, जिसके अंदर टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर स्ट्रेस। अब क्योंकि बॉयलर्स कभी भी आपको वहां पे कंक्रीट स्ट्रक्चर्स में नहीं बनते हैं, ये माइल्ड स्टील के स्ट्रक्चर्स में बनाए जाते हैं, तो उसके अंदर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस तरह से लिया जा रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंक्रीट बिल्डिंग रहा, कंक्रीट स्ट्रक्चर रहा, तो उसके अंदर तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इनफाइनाइट होता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ 0 होता है। स्टील स्ट्रक्चर में टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होता है, कंप्रेसिव भी होता है, दोनों का अपना बैलेंस होता है। इसलिए हम लोग बॉयलर्स के लिए, हीटेड पार्ट्स के लिए ज्यादातर इस तरह का, जहां बहुत ज्यादा हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर पे काम होगा, उसके लिए हम लोग स्टील स्ट्रक्चर्स का ही यूज करते हैं, वो सारी चीजें। बॉयलर के अंदर हुप स्ट्रेस क्या है, जो भी सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल वेसल होगा उसके अंदर हुप स्ट्रेस आता है, तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका। बॉयलर एप्लीकेशंस इन बॉयलर ड्रम एंड पाइप्स, जो भी यहाँ पे पाइप आप यूज कर रहे हैं बॉयलर के अंदर, चाहे वो कार्बन स्टील का हो, P91 हो, T91 हो, जो भी चीजें, जैसा भी मटेरियल का पाइप आप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह का प्रेशर है, सेफ लिमिट क्या है, पाइप को कब वहां पे फट जाता है, उसको फिर चेंज करने का क्या प्रोसीजर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, है ना, अनगिनत चीजें हैं, और उसको हम लोग आराम से कवर कर सकते हैं। तो ये भी अपना 1 हफ्ते का प्रोग्राम हो गया। जैसे पीछे का सब, ये सब 1-1 हफ्ते के प्रोग्राम्स हैं अपने, 1 हफ्ता 10 दिन ऐसे लग करके हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। बाद बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, उस असाइनमेंट को आप सॉल्व करेंगे, उसको लिख करके भेजेंगे। ध्यान एक चीज रखिएगा कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल चीजें यहां नहीं आएंगी, भले वो दिख रहा होगा न्यूमेरिकल वाला, लेकिन आप सब्जेक्टिव के लिए, आप उसका आंसर बनाने के लिए तैयार रहिएगा। क्वेश्चन में वाई, व्हेन, हाउ, इसके फॉर्मेट में क्वेश्चंस भी दिखने को मिलेंगे आपको। जाहिर सी बात है न्यूमेरिकल तो रहेगा, 1-2 न्यूमेरिकल्स भी रहेगा, जैसा असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होता है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का जो एग्जाम होता है यूपीएससी के द्वारा, उसके अंदर भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, उस तरह का न्यूमेरिकल्स भी देखने को आपको मिल सकता है ना। लेकिन वो उस लेवल का न्यूमेरिकल नहीं होगा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आते हैं या गेट के एग्जाम में आता है, वैसा न्यूमेरिकल नहीं होता है, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल होगा, क्योंकि वो किसी ना किसी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पे आधारित होता है। उसको हम लोग असाइनमेंट्स में समझेंगे कि कैसा आता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, यंग्स मॉडुलस, वो सब चीजें जो है वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना हो सकता है। तो ये तीसरा पॉइंट है पेपर 1 का। दूसरा जो है, मैंने चौथा जो है पेपर 1 के अंदर में ही, कि स्टीम बॉयलर मैनेजमेंट, बॉयलर का मैनेजमेंट कैसे होता है। तो ये तो बेसिकली ऑपरेशंस का पार्ट है। सुपर हीटर क्या होता है, इकोनोमाइजर क्या होता है, इको कॉइल किसको कहते हैं, या फिर नहीं लिखा है भले, लेकिन रीहीटर किसको कहते हैं। तो ये कोल्ड रीहीट, हॉट रीहीट क्या होता है, और सुपर हीटर दिया हुआ तो मेन स्टीम का लाइन कैसे वहां से आता है, मैंने सुपर हीटेड स्टीम कैसे जनरेट करते हैं, क्या टेम्परेचर होता है उसका, क्या प्रेशर बनता है उसके अंदर में जब सुपर हीटेड स्टीम होता है। मान लीजिए 540 डिग्री का स्टीम है, तो उसका क्या क्वालिटी होता है स्टीम का, ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना होता है, किस तरह से वो स्टीम आपको देखने को मिलेगा, वो सब सारी चीजें यहाँ पे कवर करेंगे इसके अंदर में हम लोग। जैसे स्टीम जनरेशन का बहुत सारा साइकिल्स हैं, जितने भी साइकिल्स हैं, रैंकाइन हो, ब्रेटन हो, ये सारे जो साइकिल हैं, वैसे तो वो पेपर 2 में दिया हुआ है उसका साइकिल का एफिशिएंसी और उनसे जुड़ा हुआ चीजें, लेकिन इस पेपर 1 के इस वाले भाग में भी थोड़ा सा उसका आइडिया आपको मिल जाएगा। तो साइकिल्स कुछ नहीं होते हैं, कि ये बेसिकली जो हीटिंग का सिस्टम यहाँ चल रहा है ना, कि जैसे मान लीजिए फीड पंप से पानी आया, उसके बाद बॉयलर के अंदर इको कॉइल्स में पानी जाएंगे, फिर पानी वाटर वॉल में रहेगा, कैसे वो पानी गर्म होगा, फिर उसके अंदर से स्टीम जनरेट होगा, उसके बाद वो सुपर हीटर में उसको सर्कुलेट कराएंगे, स्टीम फर्दर जनरेट होगा, सुपर हीटेड स्टीम स्टेट में आएगा, और कई बार उसको टरबाइन में ला करके यहाँ से फिर हॉट रीहीट के माध्यम से वापस ले जाते हैं बॉयलर में, फिर वो हॉट रीहीट होकर के दोबारा कोल्ड रीहीट होता है ना। तो बॉयलर्स, स्टीम टरबाइन जो होता है ना, ये कम से कम 4 स्टीम टरबाइन कैसे होता है, इंटरमीडिएट, हाई प्रेशर, लो प्रेशर टरबाइन, जिसके अंदर अपना भी सर्कुलेशन होता है। तो ये सारी चीजें मैं अभी आपको पहले ही क्लास में डराना नहीं चाहता हूं, पहले ही क्लास में मैं हल्का हल्का आइडिया दे रहा हूं कि बॉयलर्स के अंदर ये सब चीजें आती हैं, और ये बड़ा टेक्निकल चीज है ना। उसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड ओपन रखना है ना। और फिर से मैं कह रहा हूं कि ये उन स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है जो साइट के ऊपर भी पढ़ते थे, है ना।
क्योंकि साइट के ऊपर पढ़ने का माहौल नहीं रहता है। वहां पर जिस तरह का माहौल होता है, एक तो 12-14 घंटे का ड्यूटी होगा, उसमें आप थक जाएंगे, संडे को भी छुट्टी नहीं होता, संडे को भी साइट विजिट लग जाएगा आपका। तो अगर आप क्लाइंट में नहीं है, क्लाइंट कंपनी में नहीं है, किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, तब तो बहुत दिक्कत है। और उस दिक्कत में भी जो स्टूडेंट सीखना चाह रहा है, जो स्टूडेंट पढ़ना चाह रहा है, वो सिर्फ फोरमैन वाले काम में इन्वॉल्व नहीं है कि कितना टन मटेरियल ऊपर गया। उन स्टूडेंट्स को यहाँ बहुत फायदा सॉरी उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, है ना। और हमें वैसा ही स्टूडेंट बनना चाहिए, सीखना चाहिए। सुपर हीटर, कितने टाइप के सुपर हीटर हो सकते हैं, उनका यूज क्या है, वो इस वाले सेगमेंट में आता है। इकोनोमाइजर है, हीट रिकवरी कैसे है, एनर्जी का एफिशिएंसी कैसे मेंटेन करते हैं। इसके अलावा जो इकोनोमाइजर होता है उसके साथ साथ जो जुड़े हुए और भी हीटर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं उसके अंदर का। माने हम लोग कोशिश करते हैं कि एक एक जो हीट यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि हीट तो लॉस होगा सराउंडिंग्स में, तो हीट जो अभी आ रहा है उसको हम किसी तरह से अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रोसेसेस में डाल डाल के उस हीट को यूज करें, ठीक है ना। सब कुछ ये इस पर्पज से किया था कि बॉयलर का एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो, हीट का लॉस कम हो, बस यही पर्पज होता है ना। ऑपरेशनल मैनेजमेंट, ये ज्यादातर आप देखेंगे कंट्रोल रूम के अंदर जो पूरा पैनल बैठता है, वो कंट्रोल रूम से कैसे मैनेज होता है बॉयलर, वहां पर किस तरह से कमांड दिया जाता है, किस तरह से और भी चीजें की जाती हैं, वो सारी चीजें, उसका भी एस्पेक्ट्स यहां पर हमें जानना चाहिए। जो अगला है वाल्व्स, जो कॉक्स है, माउंटिंग्स है, फिटिंग्स है, सेफ्टी, जितने भी ये सब बॉयलर के जो माउंटिंग्स होते हैं इसके अंदर, वो सारी चीजें हमें पढ़ना होगा 5वें टॉपिक में। और ये भी आसान है क्योंकि बॉयलर के अंदर कुल मिलाकर के लगभग 18 तरह का वाल्व यूज होता है, और रिफाइनरी के अंदर लगभग यही वाल्व यूज होता है। तो थोड़ा कम वाल्व यूज होते हैं रिफाइनरी के अंदर में, क्योंकि वहां ज्यादातर जो फ्लैंज के साथ जो कपलिंग करा के जो वाल्व बनाए जाते हैं वो वाले वाल्व का यूज ज्यादा होता है, गेट वाल्व के। बॉयलर के अंदर भी बहुत तरह के वाल्व होते हैं। मतलब देखिए ओवरऑल कंस्ट्रक्शन में अगर आप देखेंगे जो एएसएमई कोड से जो वाल्व आते हैं वो सब जगह पे वही वाल्व का यूज होता है, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। हम लोग रिफाइनरी के अंदर ज्यादा फ्लांज वाली चीजों का यूज करते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि हर पॉइंट पे हम लोग को वेल्डिंग कटिंग करना पड़े, है ना। तो बोल्टेड सिस्टम ज्यादा होता है। लेकिन बॉयलर के अंदर, पावर प्लांट के अंदर बोल्टेड सिस्टम एकदम ना के बराबर होता है, ज्यादातर आपको वेल्डेड ज्वाइंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम लोग के पास वो सुविधा होता है कि यहां पर हम आराम से कटिंग वेल्डिंग कर सके। रिफाइनरी के अंदर कटिंग वेल्डिंग करना एक अपने आप में चैलेंज है, हर चीज के लिए परमिट लगेगा, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, उसको घेरना पड़ता है, जो भी वेल्डिंग के टाइम पे हर चीज का मैंने सेफ्टी लेके चलना पड़ता है। तो बॉयलर्स में लोग ये कोशिश करते हैं कि ज्यादातर वेल्डेड परमानेंट ज्वाइंट्स हो, और बॉयलर्स रिफाइनरी के अंदर लोग कोशिश ये करते हैं कि ज्यादातर जो है टेम्पररी ज्वाइंट्स हो, नट बोल्ट के साथ हम लोग अपना काम करें, गैस्केट के साथ। तो सारा लाइन मैंने रिफाइनरी में भी काम किया है, तो वहां जाकर के मैंने सारा चीजें वो देखा कि टेम्पररी ज्वाइंट्स के साथ ज्यादा काम होता है बॉयलर के अंदर में। तो इसके अंदर जो वाल्व होता है, वाल्व दोनों जगह पे सेम होगा। अगर वो रिफाइनरी का वाल्व है तो दोनों साइड पे फ्लांज होगा। फ्लांज यहां भी होता है, ऐसा नहीं कि फ्लांज नहीं होता है, लेकिन कुछ वाल्व ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा वेल्डेड किस्म के भी उसको लगाया जाता है वहां पर। ज्यादातर जो होता है वो बेसिकली आपको फ्लांज सिस्टम वाला ही वाल्व देखने को मिलेगा। तो ये कुछ गेट वाल्व है, उसके साथ उसका एक्चुएटर एयरेटेड है, न्यूमेटिक कंट्रोल होता है इसके अंदर, एयर से कंट्रोल करते हैं उसको हम लोग। वो इंस्ट्रूमेंट प्रेशर से आता है, जितना 7 kg का जो प्रेशर है उसी प्रेशर से वाल्व को हम लोग कंट्रोल करते हैं। सारे वाल्व जो है उसके अंदर मैनुअल कंट्रोल का भी सिस्टम होता है। हाँ, कुछ वाल्व में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है, माने जो कंट्रोल रूम से ऑपरेट करते हैं। लेकिन कुछ वाल्व ऐसा क्रिटिकल होते हैं कि उनके अंदर मैनुअल कंट्रोल भी दिया रहता है कि इन केस अगर फेलियर हो जाए इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, तो मैनुअली ही वाल्व को ऑपरेट किया जा सके इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो आपका एयर प्री हीटर होता है, जो बॉयलर के अंदर एयर को प्री हीट करता है, एयर प्री हीटर बहुत बड़ा सा एक फैन होता है, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, उसके लिए भी वहां पे एक्चुएटर्स वगैरह लगाए जाते हैं ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन कभी कभी ये होता है कि कंट्रोल फेल हो जाता है, तो जाकर के उसको मैनुअली एक हैंडल दिया होता है, मैनुअली हैंडल से उतना बड़ा सरकमफेरेंस का आपको फैन को घुमाना पड़ता है, तब तक कि एपीएच को धीरे धीरे ही रोकना पड़ता है। अगर एपीएच सडनली स्टॉप हो जाए तो मेल्ट हो जाएगा, तो एपीएच को धीरे धीरे वो कूल डाउन होने के बाद ही उसको रोकते हैं। तो हर चीज के लिए अपना ऑटोमेटिक प्रोसीजर भी बना हुआ है, मैनुअल प्रोसीजर भी। लेकिन जो थोड़ा से कम क्रिटिकल है या जहां पर उस तरह का कि सिर्फ ऑटोमेटिक कंट्रोल ही चलेगा, अदरवाइज उसका मैनुअल कंट्रोल का जरूरत नहीं है, वहां पे आपको ऐसे वाल्व देखने को मिलेंगे। साथ में कुछ वाल्व होंगे जो एनआरवी टाइप के होंगे, कुछ वाल्व गेट वाल्व टाइप के होंगे, बटरफ्लाई वाल्व होंगे। इन सब का अपना अपना यूज है। आप सब वो समझ रहे हैं जो लोग, क्योंकि अधिकतर लोग आएंगे वही जो कंस्ट्रक्शन या फिर ऑपरेशन मेंटेनेंस के क्षेत्र से हैं, तो आप मेरी बात से कनेक्ट हो पाएंगे कि ये सारी चीजों का यहाँ जरूरत पड़ता है। तो इसके अंदर जो भी ब्लो ऑफ कॉक है, सेफ्टी वाल्व है, सेफ्टी वाल्व कितने केजी पे पॉप होना है, कैसे होना है, वो सब चीज़ों का यहाँ पे ब्यौरा रहता है। हर लाइन के लिए अपना सेफ्टी वाल्व होता है ना। जो मैंने पाइप्स के बारे में बोला, हर पाइप का अपना प्रेशर होता है। मेन स्टीम का पाइप आ रहा है तो उसका प्रेशर 300 kg भी जा सकता है,
तो उसके अंदर जो सेफ्टी वाल्व का लिमिट्स लगाते हैं कि हाँ 300 केजी से ऊपर जाएगा प्रेशर, उस समय ये पॉप होना चाहिए। तो वो भी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें पीआरडीएस फ्लोर का जो प्रेशर रिड्यूसिंग सिस्टम होता है उसका जो होता है लगभग 40 केजी का प्रेशर होता है। तो वाल्व को ऐसा बना करके रखते हैं कि 25 केजी पे पॉप हो जाना चाहिए या 15 केजी पे पॉप हो जाए। पॉप होना मतलब उसका ऊपर आ जाना। जो प्रेशर कुकर का सीटी होता है ना, वो भी सेफ्टी वाल्व है, तो सेफ्टी वाल्व उसमें भी पॉप होता है, तो ये वाल्व उस तरह से पॉप होना चाहिए। फ्यूजिबल प्लग का क्या काम है, वाटर लेवल का इंडिकेटर का क्या काम है, फंक्शन एंड रेलेवेंस इन डेली ऑपरेशंस, क्योंकि बॉयलर जब डेली ऑपरेट हो रहा होगा उसके अंदर किसी हो सकता है कोई पार्ट ऐसा है जो ओकेजनली ऑपरेट होता हो, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो डेली वियर एंड टीयर में रहते हैं, डेली उनका ऑपरेशन होता है। मैंने वहीं पे मुजफ्फरपुर में जो काटी में थर्मल जो एनटीपीसी का प्लांट था, वहां पर एक वाल्व देखा जो पिछले 20 साल से बंद था, क्योंकि जरूरत ही नहीं था उसको हम लोग ओपन करने के, ओपन ही नहीं हो रहा था, तो 20 साल के बाद ऑपरेट हो रहा था वाल्व। कई ऐसी चीजें हैं जिसका जरूरत ही नहीं पड़ता है, फिर भी उसको लगा कर रख रखते हैं ओकेशनल यूज के लिए, और कुछ चीजें डेली यूज होती है। तो बॉयलर के जो माउंटिंग्स हैं, फिटिंग्स हैं, उनको भी समझना यहाँ पे जरूरी है। जो साथ में आपको देखा कि अब कुछ चीजें हैं जो डायरेक्ट बॉयलर ड्रम में लगा हुआ है, कि बॉयलर के अंदर ये सारे के सारे गेजेस लगाए जाते हैं, या स्टॉप वाल्व लगाया गया, यहीं पे प्रेशर सेफ्टी वाल्व लगाया गया, मॉनिटरिंग करने के लिए ये सब लगाया गया। तो ये सब चीजें इंस्ट्रूमेंटेशन वाले लगाते हैं, ये मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन वालों का काम नहीं होता है। उनका काम है बॉयलर को रख देना वहां पर, उसको सब कुछ अलाइन करके सिस्टम को रेडी कर देना, हाँ बॉयलर सब कुछ अपना इरेक्शन हो गया। बाद बाकी जो भी टैपिंग होते हैं उसके ऊपर स्टंप्स ऐसे करके लगे होते हैं, उसको खोल खोल करके जो ऑपरेशन मेंटेनेंस वाले होते हैं वो आकर के वहां गेज को वेल्डिंग करते हैं। तो वो अपना एक वेल्डिंग करना फिर हमारा काम हो जाएगा, है ना, जो आपका इधर, और फिर उसका क्वालिटी चेकिंग होगा, एनडीटी वगैरह किया जाएगा जॉइंट का, वो सारी चीजें। तो ये हमने समझा कि बॉयलर के अंदर में कई तरह के माउंटिंग्स होते हैं। ये सारे के सारे जो माउंटिंग्स आप देख रहे हैं ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन वाले के स्कोप में है ना, कि उसके अंदर थर्मोवेल है, उसके अंदर प्रेशर गेजेस हैं, टेम्परेचर गेजेस हैं, वेंचुरीज हैं, ऑरिफिस मीटर है, बहुत तरह की चीजें होती हैं बॉयलर्स के अंदर में। अब आते हैं आगे, जो आपको बॉयलर फीड पंप से जुड़ा हुआ, इंजेक्टर से जुड़ा हुआ, या रेगुलेटर्स या फिल्टर, इन सब से जुड़ा हुआ जो टॉपिक है। फिर इसमें भी कुछ समय लगेगा आपका, वही चीजें कि बॉयलर फीड पंप क्या है, उसका अलाइनमेंट कैसे करते हैं, उसका डिजाइन प्रेशर क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर क्या है, अलग अलग फीड पंप्स के लिए, है ना। जो बॉयलर फीड पंप होता है जिससे मेन जो आपका पानी जाता है, ये 0 मीटर में आपको टरबाइन एरिया में दिखेगा बॉयलर फीड पंप, वहां से वो पानी फिर इको में देते हैं, इकोनोमाइज में। तो ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं, अलाइनमेंट में इसका देखते हैं। हुई अगर आपने काम किया है तो देखिए 2-2 3-3 महीना लग जाता है अलाइनमेंट करने में फाइनली, है ना। और इसके ऊपर जो पाइप सक्शन डिस्चार्ज का पाइप होगा बीएफएस का या फिर बीएफडी का, तो ये डिस्चार्ज और सक्शन का पाइप का अलाइनमेंट करना भी अपने आप में चैलेंज है ना। तो वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। उसके बाद फैन का एरिया आएगा, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट फैंस हमको देखना है, जो बेसिकली ये एपीएच वाले भाग से, सॉरी ये जुड़ा हुआ है उस वाले भाग से जहां पर आपको बॉयलर में फर्नेस के अंदर कोयला जलने के बाद जो फ्लू गैस होता है उसका इजेक्शन कैसे करते हैं। इजेक्शन फिर हमको ईएसपी में देना पड़ेगा कनेक्शन, तो इसके लिए इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, फोर्स ड्राफ्ट फैन इनका यूज होता है। तो ईएसपी से लेकर के चिमनी, अगर बीच में मान लीजिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट लगाया, एफजीडी लगाया हुआ है, तो एफजीडी के अंदर भी फिर उसी तरह से आएगा, उसके अंदर फ्लू गैस को फिर डीसल्फराइज करेंगे, उसके बाद देंगे फिर चिमनी के अंदर में। तो ये सारे प्रक्रिया में, क्योंकि नेचुरली इतना फोर्स नहीं रहेगा फ्लू गैस के अंदर में कि फ्लो कर पाए नेचुरली, तो उसको फोर्स कराने के लिए हम लोग अक्सर फैंस का यूज करते हैं। तो ये सारे फैन उसमें काम होंगे। फिर ड्राफ्ट सिस्टम नेचुरल है, मैकेनिकल है, कैसा है, रोल ऑफ एयर प्रीहीटर, एक्यूमुलेटर, क्लैरिफायर, ये सारा हम लोग 6th टॉपिक में पढ़ेंगे और इसको कवर करेंगे। साथ में जो 7वां टॉपिक है, और ये पेपर 1 का आखिरी टॉपिक है, कि कंबसन सिस्टम क्या है, कंबसन कैसे होता है। जैसे बॉयलर के अंदर आखिरी नहीं है, इसके बाद एक क्लीनिंग ऑफ बॉयलर्स भी है, इसके अंदर में एक टॉपिक और है। तो इसके अंदर जब हम लोग फर्नेस के अंदर जब इसको आग जलाते हैं, और सारे जो वाटर वाल हैं जो फाइनली जाके डाउन कमर में कनेक्ट होते हैं, ऊपर से ऐसे नीचे आता है वो, तो ये सबके अंदर जो हम लोग आग जलाते हैं बेसिकली जो फर्नेस के अंदर, तो कैसा कंबसन सिस्टम यूज करते हैं। पहले हम लोग लाइट डीजल से चलाते हैं इसको लाइट अप के टाइम पे, फिर जब कोल फायरिंग हो जाता है तो पल्वराइज्ड कोल से फिर इसको हम लोग बर्न करते हैं। इसके अंदर में बर्न करके फायर बॉल का क्रिएशन होता है, गन का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बदलता रहता है अपने हिसाब से कि कैसा आपको चाहिए इसके अंदर आग, फायर। तो वो सारी चीजें हम लोग यहां से देखते हैं। कंट्रोल रूम में अगर आप देखेंगे तो पैनल के ऊपर दिखता है आपको जो भी फायर है, तो जैसे बॉयलर का एरिया दे देगा, उसके अंदर जो गन्स है, गन्स का अलाइनमेंट ऐसे होगा, तो वो दिखेंगे भी कि कैसा फायर आपको चाहिए, कैसा फायर बॉल चाहिए। टेंजेंशियल उसको फायरिंग कर सकते हैं, रेडियल फायरिंग कर सकते हैं, वो सब चीजें थोड़ा सा स्पेशलाइज चीजें आगे हम लोग पढ़ेंगे।
फिर फ्यूल एयर का रेशियो क्या रखना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। फ्यूल जो कि अक्सर कोयला ही होगा, थर्मल पावर प्लांट्स ही होते हैं, 50% से ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट से ही एनर्जी जनरेट होता है इंडिया के अंदर में, तो अक्सर आपको थर्मल पावर प्लांट्स दिखाई देंगे। तो इनके अंदर फ्यूल एयर का रेशियो क्या रखना है, ऑप्टिमाइज कैसे करना है। रिच लीन फ्यूल का रेशियो भी हो सकता है वहाँ पर। हीट लॉस कैसे होता है, उसको हमको रोकना कैसे है, ब्लो डाउन कैसे कराना है, इंसुलेशन कैसे देना है उसके ऊपर, वो सब सारी चीज़ें। एफिशिएंसी के जो फॉर्मूला आते हैं कैलकुलेशन, आउटपुट बाय इनपुट का जो फॉर्मूला आएगा अलग अलग साइकिल्स के लिए, क्योंकि साइकिल्स हमने इसीलिए बनाए हैं रीजनरेटिव, या फिर उसके अंदर रीजनरेटिव हम लोग यूज़ करते हैं। वो साइकिल्स इसलिए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एफिशिएंसी, कम से कम 30% 32% एफिशिएंसी निकाल पाएँ बॉयलर से। इम्पैक्ट ऑफ ऐश एक्सेस एयर, ये थोड़ा पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, इसके लिए ही मैंने अभी जस्ट यूज़ किया कि जो आपका फ्लाई ऐश निकलेगा वो बहुत बड़ा पर्यावरण के लिए एक समस्या है, जो जनरल स्टडीज़ का पार्ट है, हम लोग सिविल सर्विसेज में पढ़ते हैं उसको, एनवायरमेंट। तो अब इसके लिए ऐश का हैंडलिंग कैसे करते हैं, एचपी जो होता है ऐश हैंडलिंग प्लांट होता है, फिर वहाँ से फ्लाई ऐश को और क्या क्या चीज़ों में हम लोग दे सकते हैं, लैंडफिल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई ऐश का हम लोग सीमेंट बना सकते हैं, उसके अंदर में अगर जिप्सम उसके अंदर ज़्यादा लेंगे, 30% अगर फ्लाई ऐश डालेंगे तो सीमेंट कारगर रहेगा, काम करेगा ठीक ठाक। ब्रिक्स बना सकते हैं, जो भी है अपना, वो जो इसका आप देखेंगे ना, वो मैंने यूज़ होने के बाद, फ्लाई ऐश यहाँ से निकलने के बाद क्या चीज़ें हैं उसको भी हल्का हल्का देख लेंगे, कहीं क्वेश्चन आए तो सॉल्व कर सकते हैं। एक्सेस एयर है, उसके साथ क्या करना है, वो सब सारी चीज़ें यहाँ हम लोग कवर करेंगे 7वें टॉपिक में, जो पेपर 1 का 7वां टॉपिक। 8वां जो है फाउंडेशन एंड चिमनी डिज़ाइन। अब चिमनी आप देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए चिमनी कई जगह गिरा भी है, मेरे नॉलेज में जितना है, मेरे नॉलेज में कोरबा छत्तीसगढ़ में बालकों का चिमनी नीचे गिर गया था और चिमनी का डिज़ाइन फेलुअर हुआ था। और मेरे नॉलेज में झांसूगुड़ा जो है वेदांता में, वहाँ जो चिमनी है मेरे ख्याल से अभी भी वो चिमनी टेढ़ा है ना, ऊपर जाकर के वो चिमनी बकलिंग, मतलब थोड़ा टेढ़ा हो गया है ऐसे करके। और कई बार कॉन्ट्रैक्टर का वहाँ जुर्माना भी ठोका उसने, लेकिन बाद में वो पैसा रिलीज कर दिया। 4 करोड़ का जुर्माना डाला था, स्पिक जेल कंपनी थी, तो उसके ऊपर बाद में रिलीज कर दिया गया था क्योंकि वो इररिपेयरेबल था, उसको काम चल जाएगा उस चिमनी से, लेकिन हाँ देखने में वो टेढ़ा दिखाई दे रहा है। तो चेकर्ड जब पेंट हुआ तो उतना पता नहीं चल रहा है, इसके ऊपर चेकर्ड पेंट हो जाता है, पता नहीं चलता है फिर। तो अंदर से चिमनी कैसा है, बाहर से चिमनी का डिजाइन क्या है, कितना मीटर M³ कंक्रीट इसके ऊपर डाला जाएगा, कैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं, सेफ्टी प्रोसीजर क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लगाते हैं उसके ऊपर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेगा। स्टैटिक लोड कितना है, डायनेमिक लोड कितना है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों को फाउंडेशन एंड चिमनी डिज़ाइन में देखने को मिलेंगे। बाद बाकी चिमनी का हाइट कितना रखना चाहिए, मिनिमम हाइट क्या होता है, वो सब सारी चीज़ें। सॉइल का टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल सपोर्ट डिज़ाइन, ये सब चीज़ें, क्योंकि चिमनी बना रहे हैं आपको। अब सॉइल थोड़ा सा मान लीजिए गीला है, वहाँ पे चिमनी का फाउंडेशन डालना है, तो पहले पाइलिंग होगा। अगर मान लीजिए नीचे रॉक है तो बिना पाइलिंग के भी आप काम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें देखना पड़ता है, सॉइल कैसा है वहाँ पर चिमनी बनाने से पहले। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में था वो पीएच वाला, है ना। तो पेपर 2 के अंदर में मैंने जैसा बताया आपको कि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला भाग जो है ना शुरुआत में ज़्यादा दिया है। जैसे पहला टॉपिक दिया है कंडेंसेशन, रीहीटिंग एंड स्टीम एक्सपेंशन, तो इसके अंदर आपको जो मिलर डायग्राम होता है, एंट्रोपी, ये सब का डायग्राम होता है, उन सब चीज़ों पे भी है। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ ज़्यादा है इस वाले में। जैसे आप देखिए यहाँ पे जो मिलर डायग्राम, मोलियर डायग्राम एंथैल्पी एंट्रोपी का डायग्राम है, HS कर्व जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग स्टीम टेबल से सॉल्व करते थे, अगर आपको याद आ रहा होगा इंजीनियरिंग में। तो इसके अंदर रैंकाइन साइकिल, रोल ऑफ रीहीट एंड एफिशिएंसी, जो मैंने कहा ना जस्ट थोड़ा देर पहले कि एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए रीहीटिंग का यूज करते हैं, तो रीहीटिंग से फाइनली कैलकुलेशन के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं कितना एफिशिएंसी हमने बढ़ाया। चाहे ब्रेटन साइकिल हो तो उसका भी कैसे हमने एफिशिएंसी उसके अंदर जनरेट किया, कैसे एफिशिएंसी को एनहांस किया। कंडेंसर का वर्किंग क्या है, कंडेंसर फोर्स ड्राफ्ट है या नेचुरल ड्राफ्ट है। कहीं पे आप देखिएगा छोटा छोटा कंडेंसर होता है एक लाइन में, वो बेसिकली फोर्स ड्राफ्ट है जिसके अंदर हो रहा है। कहीं पे आपको बड़ा सा ऐसे करके दिखाई देगा, वो कंडेंसर, सॉरी बोल रहा हूँ, जो कूलिंग टावर बड़ा सा आपको दिखाई देगा, उसके अंदर में चेस बुक का गोटी जैसा दिखता है ऐसे करके। अब ये बड़ा वाला जो है ये बेसिकली थोड़ा सा नेचुरल ड्राफ्ट टाइप का है, ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है ये कंडेंसर, ये कूलिंग टावर। और कूलिंग टावर का रोल डायरेक्ट कंडेंसर से जुड़ा हुआ है, तो कंडेंसर के अंदर भी SS का ट्यूब लगाया जाता है 1-1 इंच का, कि उसको प्रॉपर कूलिंग किया जा सके। वो ट्यूब रिप्लेस होते हैं, खराब होते हैं, सब कुछ होता है उसके साथ। एंथैल्पी एंट्रोपी का डायग्राम जो मैंने बोला, जो मोलियर डायग्राम है, इसके बारे में बात हो गया यहाँ पर। चलिए अब यहाँ में मैं शॉर्टकट में ही बता रहा हूँ कि क्या क्या चीजें दिया हुआ है सिलेबस में, क्या सिंपल चीजें हैं, और उसको फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे आगे जाकर के, उसका मैं बता रहा हूँ कि पार्ट बाय पार्ट करेंगे। एक बार में तो पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते हैं, तो पहले 1, फिर 2, फिर 3, 4 ऐसे करके कवर करेंगे एक एक करके।
अब आते हैं जैसे स्ट्रोकर, पल्वराइजर, गैस ऑयल सिस्टम, ये सब सारा है कोल फायरिंग से जुड़ा हुआ चीजें कि मैकेनिकल वर्सेस चेन ग्रेड स्ट्रोकर्स, पल्वराइज्ड कोल हैंडलिंग, ऑयल बर्नर, गैस फीड कंट्रोल। क्योंकि कोयला तो डायरेक्ट नहीं ना बॉयलर के अंदर जला सकते हैं, पहले लाइट अप के समय तो कम से कम हम लोग को ऑयल से ही इसका फायरिंग करना पड़ता है। तो जो भी लाइट डीजल ऑयल या हेवी फ्यूल एलडीओ एचएफओ का जो लाइन होता है वो आता है बॉयलर तक, पहला लाइट अप उसी से किया जाता है बॉयलर का। बाद में जब कोल का लाइन कंप्लीट होता है, क्योंकि जो लाइट अप का जो माइलस्टोन है उसको अचीव करना जरूरी है ना, तो जो कोल फायरिंग का समय आएगा उसके बाद हम लोग कोल फायरिंग करेंगे। वो सब समय में स्टीम ब्लोइंग वगैरह चलता रहता है उस समय, है ना। जब आप देखेंगे कोल फायरिंग आ रहा है उसके पहले स्टीम ब्लोइंग करके क्लीनिंग भी होता है सब चीज का। फ्लेम का स्टेबिलिटी, इग्निशन, इसके अंदर देखना है कि जो बर्नर है इसके अंदर किस तरह का फ्लेम जा रहा है, वो सब सारी चीजें यहाँ पे हम लोग को समझना है। तीसरा जो है बॉयलर क्लीनिंग कि पीएच वैल्यू, अब जैसे जैसे मान लीजिए बॉयलर है उसका पीएच वैल्यू बढ़ा, क्योंकि एसिडिटी हो रहा है बॉयलर के अंदर में, जितने भी उसके अंदर केमिकल जनरेट हो रहे हैं ज्यादातर वो सल्फर डाइऑक्साइड जनरेट होता है, एसिडिटी क्रिएट। तो बॉयलर का क्लीनिंग होना, पैनल का ऊपर जो सूट होता है वो सब सूट को क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है पहले। तो उसके लिए बॉयलर क्लीनिंग का क्या मेथड है, जब शटडाउन लेकर के हम लोग बॉयलर क्लीन करते हैं वो सब चीजें करते हैं। ब्लो डाउन का प्रोसीजर क्या है, आइडियल पीएच वैल्यू क्या रखना है, वाटर ट्रीटमेंट क्या करना है इसके अंदर। पीएच वैल्यू हमेशा बेस के साइड में रखते हैं, 8.5 9.5 बेस रहना चाहिए, एसिडिटी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। तो ये बॉयलर का आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये पूरा वाटर वॉल का पैनल बना हुआ है, यहाँ से उसका फिर फाइनली क्लीनिंग चल रहा है इस एरिया से। डिटेक्टिंग बॉयलर डिफेक्ट्स एंड रेमेडियल मेजर्स, ये आपका चौथा है, पेपर 2 का चौथा टॉपिक जो है ये बेसिकली बॉयलर डिफेक्ट से जुड़ा। अब बॉयलर इंस्पेक्टर है उसको बॉयलर डिफेक्ट्स का आइडिया होना चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो बॉयलर इंस्पेक्टर जब साइड पे आता है तो बॉयलर में चढ़ के देखता भी नहीं क्या है नहीं है, ऊपर नीचे से ही सारा कार्रवाई करके निकल जाता है, क्योंकि मैंने बताया ना वो बहुत पावरफुल पोस्ट है और इतना इंजीनियर्स लगे हैं, इतना पूरा टीम लगा है, तो उसके लिए एक आदमी आएगा वो क्या डिफेक्ट यहाँ आइडेंटिफाई करेगा। डिफेक्ट हम लोग को बनाने के टाइम पे ही पता चल जाता है ना। कंस्ट्रक्शन जो टीम करती है उसको सब पता होता है कि कहाँ डिफेक्ट है, कहाँ चोरी किया गया है बॉयलर बनाने के टाइम पे। और जैसे ही लाइट अप होगा, फुल लोड पे चलेगा बॉयलर, उसी टाइम पे वो डिफेक्ट्स दिखना शुरू। जैसे मान लीजिए कभी किसी हैंगर का वो उसने वेल्डिंग पूरा कंप्लीट नहीं किया है, टाँका मार के छोड़ा हुआ है वेल्डिंग का, तो क्या होता है कभी कभी वो मिस हो जाता है, छूट जाता है। वैसे हैंगर्स और जो पाइप का परमानेंट सपोर्ट है उसका कई बार जांच लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी जैसे मान लीजिए कि अगर हैंगर सपोर्ट नंबर 1 जो डायरेक्ट इको कॉइल से बाहर आता है, वो सब का सपोर्ट जो है ना, अगर मान लीजिए उस समय वेल्डिंग पूरा फाइनल नहीं मारा है, वो रखते हैं बाद में एडजस्ट करने के लिए कि इसको वेल्डिंग टेम्पररी करो, नहीं मारा वही वेल्डिंग क्रैक करेगा। ये सारा जानकारी उसको होता है जो प्लांट बना रहा है, क्योंकि जब प्लांट कमिश्निंग के बाद हैंडओवर होना शुरू होने लगेगा ना, उस समय ऑपरेशंस को उतना आइडिया नहीं होता, वो लोग उस लेवल पे चेक नहीं कर सकते हैं उसको। तो ये सारा चीजें बॉयलर बनाने के वाले टीम को ही, और ये सब झेलते हैं लोग, ऐसा नहीं है। इसीलिए परफॉर्मेंस गारंटी में 6 महीने का समय लगता है कि परफॉर्मेंस जब तक नहीं होगा कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज नहीं करेगी कंपनी, उसका पैसा फाइनल बिल लटका रहता है। जब तक पूरा परफॉर्मेंस नहीं हो जाए, सारे पार्ट पुर्जे सही नहीं मिल जाएंगे, तब तक कॉन्ट्रैक्टर को रिलीज नहीं करते हैं। उसका आदमी रह के वो परफॉर्मेंस गारंटी कराता है वहां पे कोल फायरिंग के बाद। तो खैर जो डिफेक्ट्स आएंगे जैसे कोरोजन से कोई ये लॉन्ग टर्म में आने वाला डिफेक्ट है कि जब बॉयलर चल गया आपका 7 साल 8 साल, उसके बाद आने वाला डिफेक्ट है। बीच में भी आता है जब प्रेशर वगैरह का कुछ सिस्टम का फेलियर हो गया, प्रेशर ज्यादा हो गया, बॉयलर का ट्यूब फट गया। तो ट्यूब्स तो फटते रहते हैं लेकिन उसका तो कुछ ये नहीं है, लेकिन करोजन होना, स्केलिंग होना, क्रैक आना, ये सब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म है। जैसे कोई ज्वाइंट है और ज्वाइंट का मान लीजिए आरटी तो सारे ज्वाइंट का हम लोग करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई पिन होल है उसको इग्नोर कर दिया किसी ने, स्लज है उसके अंदर घुसा हुआ है उसको इग्नोर कर दिया, डेबरी को इग्नोर, बाई चांस ऐसा कभी हो गया तो होता क्या है ना कि वो सारे आरटी के रिपोर्ट जो है ना बॉयलर इंस्पेक्टर के ऑफिस में ही जमा होते हैं, है ना। और ये माना जाता है कि बॉयलर इंस्पेक्टर ने ये रिपोर्ट्स को मैंने रेक्टिफाई किया है, ये सारे रिपोर्ट्स को। हर ज्वाइंट का आरटी होगा उसका रिपोर्ट वहां जाके सबमिट होता है। तो अब अगर मान लीजिए ज्वाइंट कहीं पे फट रहा है, ज्वाइंट जो भी हो रहा है, तो वो बॉयलर इंस्पेक्टर का जिम्मेवारी बनता है कि कैसे ये चीजें हुई, आपने क्या देखा था उस समय। तो जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे एमपीआई कर रहा है वो उसका, तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन है वो करिए, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग है, रेडियो एक्टिव टेस्टिंग है, वो सब करिए। उसके वजह से थोड़ा सा पता चल जाता है कि ज्वाइंट्स में क्या डिफेक्ट हो रहा है। कई बार जैसे अक्सर ये चीजें हमको देखने को मिला रिफाइनरी में, बॉयलर्स में, क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन में था तो ज्यादा पाला नहीं पड़ता था ऑपरेशन से हमको, तो कंस्ट्रक्शन कमिश्निंग करते करते में मेरा ट्रांसफर कहीं ना कहीं हो जाता था। तो बेसिकली कमिश्निंग में पूरा मैंने देखा है, बॉयलर स्टार्ट मैंने किया है, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, तो वो सब मैं देखता था। और अक्सर ये होता है कि ये बॉयलर्स में नहीं देखने को मिलेगा, रिफाइनरीज के अंदर क्या होता है ना कि काफी पुराने पाइप्स होते हैं और उनके अंदर कंटिन्यूअस वो लिक्विड जा रहा है जो हाईली करोजिव नेचर का लिक्विड भी होता है।
तो वो लिक्विड क्या करता है, जैसे एसिड गैस का लाइन है, मान लीजिए वो लिक्विड जा रहा है तो करोजिव होगा, वो करोड करेगा पाइप को। तो पाइप का थिकनेस जो है ना बड़ा कम हो जाता है। 8 mm का पाइप था, वो अब 2 mm का रह गया है। तो उन पाइप्स का आ करके आपको आरटी यूटी करके देखना, यूटी से पता चल जाएगा कि थिकनेस कितना रह गया है पाइप, और उसके बाद उसको रिपेयर करना। या तो पूरा का पूरा पाइप डिसमेंटल होगा, चेंज होगा, या फिर कुछ और चीजें करके, हॉट टैपिंग वगैरह करके हम लोग कुछ ना कुछ चीजें करके वहां वाल्व का पॉइंट देके, मान अक्सर वो होता है कि जहां पे हॉट टैपिंग करते हैं, चालू लाइन में वेल्डिंग होता है, उन जगहों पे ये सब चेक किया जाता है कि लाइन इतना थिक होना चाहिए कि ऊपर में रेइंफोर्समेंट का पैड जो है वेल्डिंग हो पाए प्रॉपर। अब क्योंकि मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसी बैकग्राउंड से हैं तो आसानी से समझ पा रहे होंगे, है ना। चलिए, प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव एक्शन की जहां पर देखिए कि हाँ प्रिवेंट कर सकते हैं, जहां मान लीजिए स्ट्रेस का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो ऑलरेडी जो पाइप, क्योंकि साइट पे आकर के पाइप हम लोग बनाते नहीं है, पाइप तो बन के आएगा त्रिची से, या फिर बीएचएल का है तो वहां से बन के आएगा, चाइना से बन के आएगा, जहां का मटेरियल आ रहा है वो पाइप बन के आएगा, साइड पे खाली उसका वेल्डिंग होता है ना। तो ऑलरेडी वो प्रिवेंटिव मेजर्स लेके भेजते हैं कि जहां पर थोड़ा सा स्ट्रेस का वैल्यू ज्यादा है तो रीइंफोर्समेंट करके भेजते हैं। पाइप के अंदर आरएफ पैड वेल्डिंग होता है, या पाइप को ग्राउंड के ऊपर रखना है, लटकाना नहीं है, तो उसके अंदर ऑलरेडी आरएफ पैड वेल्डिंग होता है। अगर नहीं है, अगर मान लीजिए जैसे कूलिंग वाटर का लाइन है तो पाइप जमीन पे आएगा, फिर जमीन के अंदर से यू क्लैंप लगा के उसका माउंटिंग करना होगा, तो उसके नीचे आरएफ पैड का भी वेल्डिंग होना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट आपने उसका नीचे सपोर्ट वेल्ड कर दिया उसके अंदर। तो वो सब चीजें साइट पे हम लोग इसको सूट एट साइट कहते हैं कि अगर सूटेबल है साइट के ऊपर तो वहीं पे आप कर दीजिए उसको ऑन द स्पॉट। वही ज्वाइंट माने पाइप का मैन्युफैक्चरिंग होगा तो वही टेक्नीशियन वहां भी काम करेगा, जो वेल्डिंग वहां करके दे रहा है वेल्डिंग साइट पे भी हो सकता है ना। यहाँ भी बहुत हाईली स्किल्ड टेक्निकल लोग आते हैं साइट के ऊपर काम करने के लिए, तो कोई बड़ी चीज नहीं है। तो करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। फिर केस स्टडीज भी देखेंगे इसके अंदर, क्या क्या केस स्टडीज, कहाँ कहाँ का ज्वाइंट ऐसा फेलुअर हुआ तो बड़ा बड़ा हादसा हुआ, या फिर जैसे आपने न्यूज़पेपर में आया है, तो वैसे मुद्दों को भी हम लेकर के आएंगे, वैसे चीज़ों का करंट अफेयर में तो नहीं है, हाल फिलहाल में तो ऐसा सुनने को नहीं आया, लेकिन जहां जहां इस तरह का इंडस्ट्रियल डैमेज हुआ है इन सब चीज़ों की वजह से, उसका भी 4-5 रिपोर्ट हम लोग देख करके एनालाइज करेंगे, ताकि एग्जाम्स में आप लिख पाइए, उसको एग्जाम्पल दे पाइए कि हाँ ये चीज़ अगर ठीक रहता तो ये फेलुअर नहीं आता उसमें। इस तरह की चीज़ों के लिए हम लोग उसको लाएंगे, हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब आते हैं जो 5वां पॉइंट है पेपर 2 का, स्टार्टअप ऑफ बॉयलर। ये जैसे मैंने बोला कि जैसे जैसे कमीशनिंग शुरू हो जाएगा, बॉयलर बन गया, हाइड्रोलिक टेस्टिंग हो गया है, लाइट अप हो रहा है, ये पार्ट यहां से कमीशनिंग का पार्ट शुरू होता है, ठीक है। बॉयलर धीरे धीरे कमीशन होता है, हर सिस्टम हर प्रणाली का 2-2, 3-3 बार जांच होता है, फिर उसके बाद स्टीम का क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद उसके अंदर सारे सिस्टम्स का। तो ये जैसे कंट्रोल रूम बना हुआ है, इसके जैसा कंट्रोल रूम का सेटअप भी होता है, ये टरबाइन के बगल में ही रहता है कंट्रोल रूम, और वहां से सारा ऑपरेशंस वगैरह किया जाता है। तो बॉयलर का प्री चेक होना, बॉयलर का पर्जिंग करना, फायरिंग करना, जो भी उसके अंदर करना है आपको बॉयलर के अंदर, वो सारी चीजें कमीशनिंग का पार्ट बनता है। तो बॉयलर स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कि जाएंगे कोई बटन है बॉयलर स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा एक प्रक्रिया है, ये सारा कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। सारे लाइन का सेफ्टी वाल्व पॉप करा के टेस्ट करना है कि हाँ प्रॉपरली होता है कि नहीं, कि अगर 15 kg पे उसको पॉप होना है, वो 25 kg तक पॉप ही नहीं हो रहा, 40 kg तक, 40 kg तो अल्टीमेट प्रेशर हो गया कि उसके बाद तो फेलुअर होगा उसका पाइप का, तो उसके पहले उसका पॉप होना उस सिस्टम का जरूरी है, वो सेफ्टी वाल्व के सिस्टम का। तो वो सारी चीजें करके हम लोग पहले देख लेते हैं, बॉयलर चेक होने के टाइम, स्टार्ट होने के टाइम यही सारी चीजें देखा जाता है ना। नॉर्मलाइजिंग स्टीम पैरामीटर्स, वो सारी चीजें पैरामीटर पे है कि नहीं, वो सब भी हमें चेक करना होता है। एक एक करके सब समझेंगे, एक ही क्लास में तो सब कुछ नहीं। तो ये हमारा स्ट्रेटजी है। 6th है जो इकोनोमाइजर का ऑपरेशन है, इसका बेनिफिट क्या है, हीट रिकवरी कैसे करते हैं फ्लू गैस से, जो फ्लू गैस जा रही है उससे भी हीट रिकवरी होता है। अब जैसे बॉयलर जो है ना सिर्फ पावर प्लांट में नहीं यूज होता है ना, ये जैसे मान लीजिए बॉयलर रिफाइनरी में भी चलता है, वहां वेस्ट हीट बॉयलर होता है WHB, उसके लिए भी बॉयलर इंस्पेक्टर आता है। तो जो भी लोकल एरिया में जो बॉयलर इंस्पेक्टर्स हैं उनको वहां पे आकर के विजिट कराना होता है, तो वो उतने पावरफुल नहीं है उस तरह से, क्योंकि आपका रिफाइनरी में एक बॉयलर लगा है, छोटा बॉयलर, प्रेशर टेम्परेचर सब छोटा सा पोर्टेबल जैसा बॉयलर होता है, वो बॉयलर मैंने लगाया भी है, WHB वेस्ट हीट बॉयलर बोलते हैं उसको। तो वो जो भी फ्लू गैस का या जो भी रिजेक्टेड कहीं स्टीम एरिया से आ रहा है हीट, उसको यूज करता है वो वेस्ट हीट। तो हम लोग भी क्या करते हैं, रिफाइनरी के अंदर फ्लू गैस आती है, उसको यूज करके तरह तरह का इक्विपमेंट, तरह तरह का सिस्टम में हीटिंग कराते हैं, या जो भी कराते हैं किसी तरह से इफिशियंसी मैक्सिमाइज करने के लिए। लोकेशन क्या होना चाहिए, डिजाइन क्या होना चाहिए, वो सारी चीजें पे बात होगा। ये सब में डिटेल बात हो सकता है, छोटा चर्चा से काम नहीं चलेगा। एनर्जी सेविंग कैसे कर सकते हैं, फीड वाटर का प्री हीटिंग करना चाहिए। बॉयलर के अंदर मान लीजिए कोई ठंडा पानी दे रहा है, जैसे मैंने बोला था ना हीटर, तो क्या करते हैं, टरबाइन के फ्लोर पे आप 8.5 मीटर के एलिवेशन पे जाएंगे, ऊपर में ही हीटर लगा होता है, LP हीटर HP हीटर दोनों होता है।
वो हीटर को इसी फ्लू गैस के गर्मी से गर्म रखते हैं, और जो बॉयलर फीड पंप से जो पानी आता है उसको इकोनोमाइजर में देने से पहले हीटिंग कर लेते हैं उसी हीटर से, ताकि एफिशिएंसी बॉयलर का बढ़े। जब गर्म पानी अंदर गया तो और अच्छा है ना, ठंडे पानी से फिर उसको 300 डिग्री के टेम्परेचर तक लाना, और ऑलरेडी अगर 300 डिग्री का टेम्परेचर हमने उसको देके भेजा है तो 300 से 550 डिग्री का टेम्परेचर आने में टाइम नहीं लगेगा, जो कि सुपर हीटेड स्टेट है ना। तो सुपर हीटिंग अचीव करने के लिए हम लोग बॉयलर के अंदर जो फीड डालते हैं, जो पानी डालते हैं, वो एक्चुअली वो पहले से प्री हीटेड होता है ना, वो 320 डिग्री के टेम्परेचर पे ऑलरेडी होता है। तो वो सारा सिस्टम यहाँ बना हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लू गैस से हीटिंग कैसे करा रहे हैं हीटर का हम लोग, उसी से फिर उसी हीट को यूज करके हम लोग बॉयलर जो फीड में जाना है पानी उसको पहले गर्म कर ले रहे हैं। चलिए, दूसरा है जो फ्यूल इकोनॉमी कैसे लाएंगे। तो आप जैसे आपको पता ही होगा कि भारत के अंदर जो कोयला मिलता है झारखंड से, उड़ीसा से, इन सब जगहों का कोयला का कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा कम है, क्योंकि थोड़ा सा सब ग्रेड कोयला है। तो अक्सर पावर प्लांट के लिए कोयला बाहर से ही आता है, जर्मनी से आएगा, ऑस्ट्रेलिया से आएगा, किसी भी जगह दूसरे जगह से ही कोयला हम लोग ला करके उसको जलाते हैं। उनका वहां से जो कोयला आ रहा है वो थोड़ा सा हाई ग्रेड का कोयला होता है, उसको पीस करके मिल में फिर फायरिंग करते हैं उसके अंदर, तो उसके वो थोड़ा अच्छा कोयला, तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा सा हाई होता है। वैसे अगर इंडियन कोयला भी यूज करना है तो उसको भी किया जा सकता है, लेकिन कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा सा लो मिलेगा। इंस्ट्रूमेंटेशन का कंट्रोल, पीएनआईडी, प्लान एंड इंडिकेशन डायग्राम, वो सारा चीज, सेंसर्स क्या है, प्रेशर के लिए जो टेम्परेचर, ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंटेशन वाला भाग है। ये जैसे आप देख रहे हैं कि फाइनली जब इंस्ट्रूमेंट वाला ऐसे करके गेज लगा देता है, उस गेज तो उसके बाद लगता है, पहले वो आकर के वहां पे जितना भी उसका थर्मोवेल वगैरह है वो ला करके डाल देता है उसके अंदर, पाइप के अंदर में, और वो वेल्डिंग हो जाते हैं, उसके बाद ऊपर में गेज लगता है। तो फाइनली गेज के अंदर कुछ रीडिंग्स आएंगे जिसके वजह से आपको पता चलेगा कि आपके पाइप के अंदर या वेसल के अंदर क्या प्रेशर है, क्या प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। और बॉयलर एंड पाइपिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तो अब इसके अंदर मान लीजिए कि आपको क्रोमियम कितना चाहिए, है ना। पाइप जैसे है, मान लीजिए नॉर्मल कार्बन स्टील से आपका काम हो जाएगा, सीएस का पाइप से, या फिर पाइप के अंदर आपको थोड़ा क्रोमियम, मोलिब्डेनम ये सब ऐड करके पाइप को और ज्यादा स्ट्रेंथ देना है तो P91 का पाइप होगा। उसी तरह जो ट्यूब होंगे वो T91 के ट्यूब होंगे। तो ये सारे मटेरियल्स कैसे यूज करते हैं, इसके लिए अपना अपना कोडिंग बना हुआ है, एसएमई का कोडिंग होगा, उस कोडिंग के अनुसार वो मटेरियल चूज करना पड़ता है। नहीं तो मालूम चला कि एक खास डिजाइन प्रेशर, डिजाइन टेम्परेचर पे वो मटेरियल फेल हो रहा है। ऐसा कई बार देखा है मैंने, पाइप फटते हुए भी देखा है कि जहां पर डमी पीसेस यूज करते हैं, डिजाइन में बहुत हाई प्रेशर है, हाइड्रो के लिए डमी पीस लगाया गया, डमी पीस ही फट गया। तो जैसा आपका करना है काम उसके अंदर में, उसी तरह का वहां पर मटेरियल को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जितना ऑपरेटिंग प्रेशर टेम्परेचर है उसके हिसाब को देखते हुए। तो बॉयलर स्टील का स्टैंडर्ड जो भी है, SA515, SA516, इसके जैसे कई तरह के कोड मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, उनसे कौन सा पाइप हम लोग सेलेक्ट करते हैं किस लाइन के लिए, कि मान लीजिए यहाँ पे मेन स्टीम का लाइन है, इसके लिए ये पाइप सेलेक्ट करना चाहिए, हॉट रीहीट का लाइन है, इसके लिए ये करना चाहिए, CRH का कोल्ड रीहीट का लाइन है, उसके लिए ये पाइप का सिलेक्शन होना चाहिए, ये मटेरियल सेलेक्ट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे। मटेरियल सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्ट्रेस टेम्परेचर, वो देख करके करना चाहिए कैसा स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। ये सारे यहाँ पे देख रहे हैं कि फ्लांज है लगा हुआ अलग अलग टाइप का। अब जो आखिरी भाग आपको दिया है पेपर 2 में, वो है स्केच एंड ड्राइंग ऑफ बॉयलर्स एंड कंपोनेंट्स। ये आखिरी भाग है या इसके बाद एक और है? हाँ, ये आखिरी भाग है, 9th वाला, पेपर 2 का ये लास्ट, कि इसके अंदर स्केच एंड ड्राइंग ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर को ड्रॉ करना भी आना चाहिए आपको, कि जैसे क्वेश्चन आ गया एग्जाम में कि एक्सप्लेन ब्रीफली द कंपोनेंट्स ऑफ ए बॉयलर। तो उसके अंदर क्या है कि आप जो इंजीनियरिंग में पढ़ते थे 8वें सेमेस्टर में, कि सिंपल सा आपने टरबाइन दिखाया, सिंपल सा आपने कंडेंसर दिखाया, पंप दिखाया, BF, ये जो पूरा स्केमेटिक होता है वो दिखा के छोड़ दिया, वैसा नहीं होगा। यहां पर आपको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड डायग्राम दिखाना होगा बॉयलर एरिया का, जिसके अंदर आप प्रॉपर बॉयलर ड्रम दिखा पाए, वाटर वॉल दिखा पाए, डाउन कमर्स दिखा पाए, और पूरे बॉयलर का इको कॉइल, सुपर हीटेड कॉइल, वो सब सारे के सारी चीजें आप दिखा पाए यहाँ पे, वो एक्सपेक्टेड आपसे रहता है। नीचे हॉपर बना पाए। तो एक जो स्कीमेटिक है डायग्राम जो बेसिकली बॉयलर का होता है, वो आपको आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है। बॉयलर ड्रम के अंदर किस तरह से ट्यूब्स का अलाइनमेंट किया गया, नीचे के एरिया में ट्यूब होता है, ऊपर के एरिया में ऐसे करके, तो कैसे किया गया है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ड्राइंग ऑफ माउंटिंग्स, जैसे वाल्व का डायग्राम है, शेल का, बॉयलर शेल का डायग्राम है, वो भी होता है। वाल्व सेक्शनल डायग्राम्स ऑफ सुपर हीटर्स एंड इकोनोमाइजर, जो मैं ये बना रही है सेक्शनल डायग्राम है सुपर हीटर इकोनोमाइजर का। यूज ऑफ इंजीनियरिंग सिंबल्स एंड स्केल, कि जो हम लोग मिलीमीटर्स में यूज करते हैं, या मान लीजिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सारा का सारा ड्राइंग रहता है, ये सब सिंबल आपको समझ में आना चाहिए। कि जो आइसोमेट्रिक आपको मिला, आइसोमेट्रिक किस दिशा से चला आ रहा है, जैसे ये मान लीजिए एक आइसो है, आइसोमेट्रिक है।
अब ये आपको देख के समझ में आना चाहिए कि किस तरह से बनाया गया, क्या अलाइनमेंट रखा गया, क्या कंपोनेंट है इसके अंदर, या किस तरह का चीजें यहां दिया गया है। ठीक है, कि डायग्राम के अंदर मान लीजिए ऐसा दिख रहा है आपको इस तरह से, तो ये वाल्व भी है। डायग्राम के अंदर एनआरवी भी बनाया होता है, डायग्राम के अंदर गेट वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, हर तरह का वाल्व होता है। तो वो सारी चीजों का जानकारी आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर स्पूल पीस डाला हुआ है, यहाँ पे क्या डाला हुआ है, वो सब पता होना चाहिए। हैंगर का सपोर्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, सीएलएच, वेरिएबल वीएलएच, किस तरह से वो आ रहा है। तो मोटा मोटा ये जो डायग्राम्स वगैरह है, ये आपको मैं कई तरह का डायग्राम दिखाऊंगा, जिसमें बीएचएल का डायग्राम कैसा आता है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड का डायग्राम कैसा आता है। ये 2 कंसल्टेंट के साथ मैंने काम किया है। उसी तरह सेप्को का डायग्राम कैसा आता है, चाइनीज कंपनी जो है, या उसी तरह मान लीजिए डुसान का उसका डायग्राम कैसा है, जापानीज कोरियन का डायग्राम कैसा है, अमेरिकन बॉयलर का डायग्राम कैसा है। ये सारे डायग्राम्स पीएनआईडी और आइसोमेट्रिक देख करके हम लोग समझेंगे कि लगभग क्या है, और उसको बनाना भी सीखेंगे एग्जाम्स के लिए। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर करेंगे, ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा। हर हफ्ते का ये टारगेट है, और हर हफ्ते नहीं तो कम से कम 10 दिन लगेंगे हम लोग, लेकिन वो चीज करके सीखेंगे जितने भी टॉपिक्स पे अभी बात हुआ। तो पेपर 1, पेपर 2 जो कि 200 नंबर का है, इसको कवर करना हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी उद्देश्य है। और फाइनली ये सब कवर होने के बाद ये सारी चीजों का, जैसे एक टॉपिक कवर हुआ, उसका हमने असाइनमेंट बनाया, आपको दिया, आपने सॉल्व करके हमको भेजा, हमने देखा, उस पर कुछ रिव्यू आपको मिला। फिर अगला टॉपिक हुआ, उसका भी 2-3 असाइनमेंट गया, वो आपने बनाया। तो साथ में ये क्या है कि आप एक ही दिन में राइटिंग नहीं सीख सकते हैं। राइटिंग का अभ्यास आपको शुरू से करना होता है। जो टेस्ट सीरीज चलेगा, टेस्ट सीरीज में तो सिर्फ ये जांच होगा कि लिख पाए या नहीं लिख पाए। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाईली टेक्निकल कोर्स है, तो ये कोर्स फिर आपको हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं यहाँ पर, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ चीजें मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए। बॉयलर्स का है, एनटीपीसी में भी मैंने काम किया है, जिंदल में कभी बॉयलर में काम किया है मैंने, और देखने के लिए तो बहुत सारा बॉयलर्स देखा है। टीपीएल का बॉयलर देखा है, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का। अंगुल में भी जो जेएसपीएल का है वो भी देखा है मैंने, कैसा बॉयलर है। साइक्लोन प्रेसिपिटेटर वाला बॉयलर या फिर नॉर्मल बॉयलर, जो भी सेपरेशन का मेथड है, ईएसपी नहीं होता है किसी में होता है। ये सारी चीज़ों का जो एक्सपीरियंस है और सारी चीज़ों का जो मैं मटेरियल बनाया हुआ है, वो सब कुछ मैं ला करके आपसे शेयर करूंगा, और वो सारी कोर्स हम लोग ईजिली इसको कवर कर पाएंगे अपना जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है। अभी वैसे एग्जाम का डेट तो नहीं आया है, लेकिन एग्जाम का डेट जो भी आएगा वो नवंबर के बाद ही लग रहा है कि एक्सपेक्टेड डेट होना चाहिए। तो हमारे पास काफ़ी समय है, और इसको हम लोग अच्छे से कवर करेंगे, तो आप बॉयलर इंस्पेक्टर जैसा पावरफुल पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। तो आई होप आपको ये पहला वाला क्लास में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, कवर करना है, और सारी चीज़ें हम लोग फैक्ट्री इंस्पेक्टर के लिए भी एक दूसरे बैच में जब उसका ओरिएंटेशन चलेगा, उस समय हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।